Hi everyone, welcome to Punjab Success Mantra. Myself CA Sonam Sharma, and I welcome you all to the Excise and Taxation Inspector series, जिसमें हम important MCQs डिस्कस कर रहे हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। आज हम उस MCQ सीरीज़ का 7th पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 6 पार्ट्स किए हैं और हमने डिफरेंट टाइप्स के MCQs डिस्कस किए हैं जो कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो उससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है पंजाब सक्सेस मंत्रा, उन्होंने कुछ फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं और कुछ पेड इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। कुछ फ्री इनिशिएटिव्स में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि पंजाब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है, उसका कोर्स है, करंट अफेयर्स का कोर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन है और फ्री एनसीईआरटी का कोर्स है। एंड पेड इनिशिएटिव्स के अंदर 10,000 MCQs की सीरीज़ है जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पे है। PCS का बैच है, मास्टर कोर्स है फॉर ऑल पंजाब एग्ज़ाम्स। इसके बारे में हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और इसमें क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं जो आपको मिलेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स है। अगर आप में से कोई भी इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो गिवन नंबर्स के ऊपर। एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो अभी हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे टैक्सेशन से रिलेटेड। फर्स्ट MCQ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सबस्यूम्ड बाय GST। इनमें से कौन सा टैक्स ऐसा था जो कि GST में सबस्यूम नहीं हुआ। सबस्यूम का मतलब होता है मिलना, कि जो GST के अंदर नहीं मिला। तो हमारे पास 4 टाइप के टैक्सेस हैं यहाँ पे: एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स और व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स। तो इसका जो आंसर है वो ये है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स। व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है जो जब हम एक न्यू व्हीकल परचेज़ करते हैं और हमें वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, तो वो हम अभी भी दे रहे हैं और उसको हम उसी नाम से दे रहे हैं, GST के नाम से नहीं दे रहे हैं। हमें GST अलग देना होता है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स अलग देना होता है। तो ये जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स है ये GST में अभी सबस्यूम नहीं हुआ है, बट इसके अलावा जितने भी टैक्सेस हैं यहाँ पर, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सारे GST के अंदर सबस्यूम हो गए हैं। इसमें से द टैक्सेस एंड लेवीज and fees that are not specifically related to supply of GST should not be subsumed under GST। जहाँ पे हम गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर वो वाले टैक्सेस जो हैं वो GST के अंदर सबस्यूम नहीं हुए हैं, क्योंकि GST का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे ना तो गुड्स दिए जा रहे हैं और ना ही सर्विस दी जा रही है, उन सारे टैक्सेस को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। जैसे कि हमारी स्टैम्प ड्यूटी, जो हम कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं और उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, वो इसके अंदर सबस्यूम नहीं हुई है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं हुआ है। एंटरटेनमेंट टैक्स एक टाइप का जो है वो सबस्यूम हुआ है, जो कि लोकल बॉडीज़ लगाती थी। तो लोकल बॉडीज़ वाला टैक्स तो हो गया है सबस्यूम, बट जो दूसरे वाला एंटरटेनमेंट टैक्स है जो कि अदर देन लोकल बॉडीज़ लगाती हैं, वो सबस्यूम नहीं हुआ है। लग्जरी टैक्स नहीं हुआ है एंड टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग नहीं हुआ है। इन चारों टाइप के टैक्सेस में कोई भी सर्विस या गुड्स का ट्रांसफ़र नहीं होता, इसलिए इनको स्पेसिफिकली सबस्यूम नहीं किया गया है GST के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 2. Who shall be empowered to levy and collect GST on supplies in the course of interstate transaction of trade or commerce? कौन एम्पावर्ड होगा? एम्पावर्ड मतलब किसके पास इतनी पावर दी गई है कि जो भी हमारी इंटरस्टेट सप्लाईज होंगी, इंटरस्टेट सप्लाईज का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो सप्लाईज होती हैं। मतलब लेट्स से कि आप पंजाब में हो और आप पंजाब से हरियाणा में सप्लाई कर रहे हो, ये होती है इंटरस्टेट सप्लाईज। तो इनको कलेक्ट करने का और लेवी करने का जो पावर है वो किसके पास है? कौन इसको कलेक्ट कर सकता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटर स्टेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इंट्रा स्टेट जो है वो करती है स्टेट गवर्नमेंट।
जब इंट्रा स्टेट टैक्स लगाया जाता है तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है CGST, एक होता है SGST। तो इनमें से जो SGST वाला पार्ट है वो चला जाता है स्टेट के पास, और जो CGST वाला पार्ट है वो चला जाता है सेंटर के पास, बट जो इंटर स्टेट सप्लाईज होती हैं वो सारा का सारा पार्ट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट और सेंटर दोनों में। मतलब इंट्रा में तो स्पेसिफिकली पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इंटर स्टेट जो सप्लाईज होती हैं वहाँ पे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को वो जाता है, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिवाइड करती है। Question next. Which article gives power to the central government to levy and collection of CGST on interstate supplies? अब कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि इस चीज़ की पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इंटरस्टेट सप्लाईज के ऊपर GST को लेवी और कलेक्ट कर सकती है? तो हम पिछले क्वेश्चन की जो हमारी डिस्क्रिप्शन थी हम उसके ऊपर मूव करते हैं। उसमें पहले ही बोल दिया गया है आर्टिकल 269A ऐसा बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट GST कलेक्ट करेगी इंटरस्टेट सप्लाईज के ऊपर। Stipulates that GST on supplies in the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the Government of India. Government of India का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शनड, वो टैक्स क्या होगा, अपोर्शन किया जाएगा, मतलब बांटा जाएगा बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स और स्टेट। अब यहाँ पर स्टेट देखो दो इन्वॉल्व है, एक था पंजाब और एक था हरियाणा। तो पंजाब को मिलेगा या हरियाणा को मिलेगा, ये एक क्वेश्चन अराइज होता है। एंड यूनियन एंड द स्टेट्स इन द मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द GST काउंसिल। ये बोलता है हमारा आर्टिकल 269A कि जो भी GST है इंटरस्टेट सप्लाईज के ऊपर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा और उसको अपोर्शन किया जाएगा यूनियन और स्टेट के बीच में, और किस तरीके से अपोर्शन किया जाएगा, जैसा कि लॉ प्रोवाइड करेगा, जैसे कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया होगा वो प्रोवाइड करेगा। अब पार्लियामेंट का जो लॉ है वो क्या प्रोवाइड करता है, द स्टेट पार्ट विल गो टू द स्टेट, कौन से स्टेट को जाएगा वो, विच इज कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट एज GST, जो वो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। मतलब अगर पंजाब से हरियाणा में सेल हुई है तो हरियाणा के पास वो प्रोडक्ट गया, तो हरियाणा इज द कंज्यूमिंग स्टेट, तो इस स्टेट के पास जाएगा GST, क्योंकि GST जो है वो एक डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पर कंज्यूम किया जा रहा है उस वाली गवर्नमेंट को, उस वाले स्टेट को वो GST का पार्ट दिया जाएगा। तो हमारे जो अगला क्वेश्चन है इसका आंसर है आर्टिकल 269A। आर्टिकल 269A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट कलेक्टेड एज IGST by the central government will not form part of GST, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, GST रेवेन्यू और ऑल ऑफ दी अबव। जो IGST की फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमाउंट कलेक्ट किया है वो किसका पार्ट नहीं बनने वाला, GST का या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का या GST रेवेन्यू का। तो इसका जो आंसर है वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। IGST का जो अमाउंट है वो इसका पार्ट नहीं होता, और ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि वो जो पैसा है वो सेंटर और स्टेट दोनों में बंटने वाला है। पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो ऐसे प्रिंसिपल्स बना सके कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कौन सी होगी, और सप्लाई ऑफ गुड्स कब मानी जाएगी और कब हम उसको इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे, ये सारी की सारी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट ने जब ये डिसाइड किया था कि इंटर स्टेट सप्लाईज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी GST को, तो उन्होंने साथ के साथ ये भी डिसाइड किया कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसके दो हिस्से होंगे, सेंटर और स्टेट वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज गिवन बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन जो है वो कौन से आर्टिकल ने दी है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 366। उन्होंने बोला कि गुड्स क्या होते हैं, गुड्स में सारे के सारे मटेरियल्स आते हैं जो कि जिसको हम देख सकते हैं, कमोडिटीज़ आती हैं और आर्टिकल्स आते हैं।
मटेरियल्स, कमोडिटीज़ एंड आर्टिकल्स, ये तीनों चीज़ें आती हैं। और आर्टिकल 366 26A बोलता है सर्विसेज। सर्विसेज का सिंपल उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी चीज़ जो गुड्स नहीं है वो हो गई सर्विसेज, मतलब जो मटेरियल, कमोडिटीज़ और आर्टिकल्स नहीं है वो होंगी सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज गिवन बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन किसने दी है। अगला क्वेश्चन क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की डेफिनेशन किसने दी है, कौन से आर्टिकल ने दी है। तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 366। इसी ने ही आर्टिकल 366 ने ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की डेफिनेशन दी है। उसका मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब क्या है, कोई भी टैक्स जो हम गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पे लगा रहे हैं, या फिर दोनों की सप्लाई हो रही है एक साथ, एक्सेप्ट, अब इसमें एक्सेप्ट क्या बोला उन्होंने, गुड्स एंड सर्विसेज विच केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, जिसको स्पेसिफिकली जीएसटी के बाहर रखा गया है, उनको छोड़ के जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं या दोनों हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द जीएसटी काउंसिल ऑन, कौन सी डेट को बनी थी जीएसटी काउंसिल। ये क्वेश्चन हमने पहले किया है, तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखो, बताओ जल्दी। इसका आंसर है 15 सितंबर 2016। 15 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने असेंट दी थी कि जीएसटी काउंसिल को बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन जीएसटी काउंसिल राइट नाउ, कितने मेंबर्स हैं जीएसटी काउंसिल में अभी। तो इसका जो आंसर है वो है 33। 33 कैसे हैं, जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसका पार्ट होते हैं, जो भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके जो फाइनेंस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसका पार्ट होते हैं, और जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसका पार्ट होती हैं, वो इसका चेयरमैन होते हैं। तो मेंबर्स कौन कौन से हुए जीएसटी काउंसिल में, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वो चेयरमैन हुए, ministers in charge of finance or taxation or any other minister nominated by each of the states and UTs with legislatures are its members। मतलब कोई भी ऐसा स्टेट जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है या फिर कोई भी ऐसी यूटी जहाँ पे लेजिस्लेचर है, उनके जो फाइनेंस के चार्ज होते हैं, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या फिर कोई भी पर्सन जो उन्होंने नॉमिनेट किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो पर्सन इसका मेंबर हो जाएगा। तो मतलब एक एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया स्टेट का, जो भी जिनके भी यूनियन जिनके भी लेजिस्लेचर्स होते हैं, तो उन स्टेट्स का एक एक मेंबर हो गया। एक हमारे यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, बिसाइड्स द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। इसके अलावा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस होते हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं, और एक पंजाब रिप्रेजेंटेटिव MS बादल, ये भी इसका पार्ट है। तो ये सारे हैं जो इसका पार्ट है करेंटली। अब इसका फंक्शन क्या है जीएसटी काउंसिल का, जीएसटी काउंसिल का जो फंक्शन है वो ये है कि जो भी जीएसटी में चेंजेस होने हैं, टैक्स रेट्स, एग्जेम्पशंस, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, वो सारे जो चेंजेस हैं वो जीएसटी काउंसिल प्रोवाइड करती है। जीएसटी काउंसिल के जो चेंजेस हैं वो हमारी फाइनेंस एक्ट में नहीं आते, मतलब वो बजट के साथ नहीं बताए जाते जैसे इनकम टैक्स के चेंजेस होते हैं, बट वो अलग से जीएसटी काउंसिल उसको बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इज इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जीएसटी में कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बनाया गया है, मतलब उस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो हैं उनको कुछ स्पेशल एग्जेम्पशंस दी गई हैं, जैसे कि मिनिमम थ्रेशोल्ड कितनी होगी जीएसटी में रजिस्टर करने के लिए, वो उन स्टेट्स के लिए अलग है। तो ये कोई एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है कुछ स्टेट्स की। तो वो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो वो जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो है 11 स्टेट्स उसमें आते हैं, और इसमें मेनली आते हैं आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये हो गए आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसके अलावा जो नॉर्थ में आपके जो हिली एरियाज़ वाले स्टेट्स हैं वो आ जाएंगे, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जितने भी आपके हिमालयाज रीजन के स्टेट हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे।
इनके पास स्पेशल थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, एग्जेम्पशंस के लिए, तो इसलिए हमने इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में डाला गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अब हमने ये देख लिया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो हमें इसका आंसर देना इजी हो जाएगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, अरुणाचल प्रदेश ये इसका पार्ट है, हिमाचल प्रदेश ये भी इसका पार्ट है, असम ये भी इसका पार्ट है, पंजाब ये इसका पार्ट नहीं है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा पंजाब। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। बस उससे हम जाएं उससे पहले मैं आपको उस कोर्स के बारे में बताने वाली हूँ जो हमने क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का कॉम्बो बैच, जो कि 30 मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही नॉमिनल फ़ीस पे वो कोर्स आपको मिल रहा है और बहुत ही सारे सेलिएंट फीचर्स उसके हैं, जैसे कि हम मोर देन 15,000 MCQs आपको देने वाले हैं, आपके अनलिमिटेड डाउट्स रहने वाले हैं, और इसके अलावा आपका वीकली लाइव डाउट सेशन भी होने वाला है, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी। और इसके अलावा जो भी आपके नए गवर्नमेंट एग्जाम्स आने वाले हैं पंजाब गवर्नमेंट के, वो सारे भी इस कोर्स में कवर होंगे अप टू अ लिमिटेड टाइम। वो हम आपको बता देंगे कि वो कब तक है। तो अगर आप लोग इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग प्लीज़ हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।